सर हम लोग कल टॉपिक पढ़ रहे थे, बुक रीडिंग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की। अच्छा, आप लोगों ने जाके उसका परचेज का देख लिया था, दूसरा वाला तरीका जो ये वाला था। हाँ, एक कंट्रोल अकाउंट्स वाला तरीका था जिसमें कंपनी कंट्रोल अकाउंट मेंटेन रखती है, और एक क्या था दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कौन सा था सर? फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज डे बुक में एक परचेज इनवॉइस आई सप्लायर से, आपने उसको परचेज डे बुक में डाला और फौरन कहाँ चले गए? पेबल लेजर में। कहाँ चले गए? पेबल लेजर में गए। और पेबल लेजर में जाके जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, आपने जाके उस इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सही है। इसी तरह सर, जब आपने किसी क्रेडिट सप्लायर को माल वापस किया, क्रेडिट सप्लायर को माल क्या किया? क्रेडिट सप्लायर को जब माल वापस किया, आपने परचेज रिटर्न डे बुक में उसका नाम लिखा, लिख के फौरन गए पेबल लेजर में। कहाँ गए? पेबल लेजर में जाके उस रिस्पेक्टिव सप्लायर की लायबिलिटी कम करने के लिए उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सर ये हम करते गए इंडिविजुअल इनवॉइसेस के साथ, हम पूरे पीरियड में ये करते गए। सर पीरियड एंड पे क्या हुआ? ये पीरियड एंड पे इसने आपसे आके कहा अगर कंपनी कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, अगर कंपनी कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी, कह रहा भाई मेन लेजर में जाओ, परचेजेस या इन्वेंट्री, किसका? परचेजेस का या इन्वेंट्री का लेजर बनाओ और क्या करो? डेबिट कर दो। तो क्या करो? डेबिट कर दो। हमने कहा यार एंट्री के बगैर डेबिट कर दे, कहता भाई एंट्री के बगैर क्या कर दो? डेबिट कर दो। हमने कहा अच्छा, हमने डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कहता है फिर परचेज रिटर्न आया। क्या आया? बोला अगर परपेचुअल कर रहे हो तो इन्वेंट्री के लेजर को जाके क्रेडिट कर दो डायरेक्ट, जो परचेज रिटर्न का टोटल है उससे क्या करो? इन्वेंट्री के अकाउंट को, जैसा आपके फॉर एग्जांपल का परपेचुअल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कह रहे भाई एंट्री वेंट्री मत बनाओ। क्या कह रहा है? ये कहाँ? अच्छा, एंट्री वेंट्री मत बनाओ। सर अगर मैं कर रहा हूँ परपेचुअल, क्या कर रहा हूँ? उससे कहा आप डे बुक्स को मेंटेन करते रहे थे, डे बुक्स में एक इंडिविजुअल इनवॉइस को प्लेस किया, आपने जाके पेबल लेजर को अपडेट कर रहे थे। हमने कहा जी। बोला पीरियड एंड आ गया। क्या आ गया? पीरियड एंड पे आगे से परचेज बुक का टोटल करो। हमने परचेज बुक का टोटल करा और मैं परपेचुअल कर रहा हूँ, तो मैंने इन्वेंट्री का डायरेक्ट क्या बना दिया? लेजर। ये काम मैंने कहा मेन लेजर में, और उसने कहा यहाँ पर क्या करो? लिख दो। सही है। सर फिर कह रहा परचेज रिटर्न डे बुक पे जाओ, वहां गए, उसका टोटल है, उसकी एंट्री पास मत करो, उसकी एंट्री पास मत करो। क्या करो? यहाँ पर आकर डायरेक्ट क्या करो? इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा फिर क्या करें? बोला तुमने एक और हरकत की होगी। हमने कहा कौन सा? बोला जब जब तुमने सप्लायर को कैश पे किया होगा, जब जब सप्लायर को कैश पे किया होगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे जाओ। कहाँ जाओ? जब इंडिविजुअल सप्लायर को पेमेंट की होगी तो तुमने कैश बुक की पेमेंट साइड पे लिखा होगा, और फौरन पेबल लेजर में जाके उस इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्योंकि पेमेंट करने से लायबिलिटी कम होती है, तो तुमने इंडिविजुअल सप्लायर को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। हमने कहा कर लिया। बोला अब क्या करूं? बोला चुप हो जाओ। पीरियड एंड पे आए, सारे सप्लायर्स की जो पेमेंट थी उनको ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड करके डायरेक्ट क्या करो? आपको कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है? आपको कुछ भी नहीं करना। हमने कहा क्यों? बोला आपको कोई पेबल डेबिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिविजुअल सप्लायर में वो अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा फिर? बोलता शायद डिस्काउंट रिसीट का कॉलम होगा। किसका होगा? कह रहा है डिस्काउंट रिसीट का जो कॉलम है ना, उसका तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? डिस्काउंट रिसीट वाला जो कैश बुक की जो पेमेंट साइड है, वहां पर डिस्काउंट रिसीट का कॉलम होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो डिस्काउंट रिसीट अलग से बना लो, या तो डिस्काउंट रिसीट, या क्या करो डायरेक्ट यहाँ पर आके इन्वेंट्री को क्या करो? कम कर दो। सही है। दो ऑप्शन है, या तो डिस्काउंट रिसीट को कम करो या डायरेक्ट वहां से कर लो। हमने कहा ठीक है। सर अब आपके पास उसने कहा अगर पीरियोडिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ ना करो, परचेज का टोटल निकालो, परचेज डे बुक का क्या करो? परचेज डे बुक का टोटल निकालो, यहां पर आके परचेज के अकाउंट में सिर्फ लिख दो। से कहां से आया? उधार से आया। सही है। सर कैश बुक से भी सारी लेकर आ जाओगे?
जो कैश पे माल खरीदा होगा। फिर कह रहा डिस्काउंट रिसीव का कॉलम देख के अब क्या करो, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड का बना लो या डिस्काउंट रिसीव्ड यहीं पे क्या कर दो, क्रेडिट साइड पे कर दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो अमाउंट का कैरी डाउन आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल कहां से आएगा? कहता है पेबल लेजर में जाओ, उनके बैलेंस कैरी डाउन को एड अप कर दो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वही सेम सिनेरियो आ जाएगा। कहता है तुम्हारे पास जो पेबल का बैलेंस है उसको कहां से लेके आ जाओ, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बैलेंस से लेके आ जाओ। हमने कहा अकाउंट रिसीवर का बैलेंस कहां से आऊं, कहता है लिस्ट ऑफ डेटर बैलेंस से लेकर आ जाओ। सर ये सिचुएशन तब होगी जब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं, मगर नॉर्मली कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, हर डे बुक की एंट्री पास की जाती है। कई बात समझ आती है हमें, कई बात समझ आती है हमें? यस सर। सर कल मैंने कहा आपको ये करके दिखा दिया था एक, और आपसे कहा था दूसरा क्या करना खुद कर लेना। देख ले पेपर्स का, देख ले या नहीं? हाँ देखना है, ऐसा पेपर्स का देख लेते हैं। सर लेट सपोज सर आपने परचेज डे बुक, किसमें सर? सर परचेज बुक पे जैसे एक इंडिविजुअल इनवॉइस का डाली, क्या डाली? एक इंडिविजुअल इनवॉइस डाली 2,90,000 की, फौरन गया पेबल लेजर पे, पेबल लेजर पे जाके जमाल का अकाउंट बनाया, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दूंगा, क्या कर दूंगा? क्रेडिट। सर ये देखें मैं पेबल लेजर में आया, पहला बनाया जमाल को, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। फिर सर परचेज डे बुक में मैंने एक और बंदे से माल खरीदा, कितने का? 12 लाख का। सर फौरन मैं गया पेबल लेजर में और मेरे पास एक नया बंदा फैसल नाम का, जिसका मेरे पास क्या हो गया, अकाउंट बढ़ गया, तो क्रेडिट कर दिया। तो फैसल नाम का बंदा देखो पेबल लेजर में, यस फैसल नाम का बंदा 12 लाख रुपए। फिर मैंने क्या किया सर, फिर सर एक और सप्लायर से इनवॉइस आई तलाल से 6,10,000 की। मैंने कहा पेबल लेजर में जाओ, तलाल का अकाउंट है नहीं है तो बना के, लायबिलिटी बढ़ रही तो क्रेडिट साइड पे क्या करो, तलाल का अकाउंट क्रेडिट कर दो। हम आए, हमने तलाल का अकाउंट क्या कर दिया, 6,10,000 से क्रेडिट कर दिया। फिर हम आए, फिर सर परचेज बुक में एक राशिद नाम का सप्लायर आया 5,30,000। हमने कहा पेबल लेजर में जाओ, राशिद के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, राशिद का अकाउंट नहीं था तो बनाया, और 5,30,000 राशिद का अकाउंट बनाया और 5,30,000 रुपए उधर डाल दिए। फिर सर हमने पास एक और इनवॉइस आई 13 नवंबर को, वो भी किससे आई, 19 नवंबर को भी किससे आई, राशिद से। राशिद का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं जाऊंगा उसका अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 1,10,000 से। मैंने क्या किया, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सर ये ईच इनवॉइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईच इनवॉइस की। अब सर 3,20,000 तलाल, सर तलाल से पहले भी माल खरीदा हुआ था, वापस खरीद रहा हूँ तो ऑलरेडी इसका अकाउंट बना हुआ होगा, तो तलाल के अकाउंट में 3,20,000 रुपए में लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा। तो तलाल के अकाउंट में मैंने क्या किया, 3,20,000 की लाइबिलिटी बढ़ा दी। सर उसके बाद मेरे पास आ गया कौन, तो उसके बाद मेरे पास आया कौन, फहद। सर फहद नया बंदा था तो फहद का अकाउंट खोलूंगा 1,65,000 का। सर मैं आया, मैंने फहद का अकाउंट खोला, कितना, 1,65,000 का। क्लियर हो गया? सर इसके बाद में आया किसके ऊपर, मैं कहा परचेज रिटर्न डे बुक के ऊपर। किसके ऊपर? सर परचेज रिटर्न में मैंने जमाल को माल वापस किया, क्रेडिट सप्लायर था तो मेरी लायबिलिटी कम हुई, तो जमाल का अकाउंट डेबिट करूंगा। सर यहाँ पर लिखा और फौरन गया कहा, पेबल लेजर में, पेबल लेजर में जाके जमाल का मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 18,000 रुपए से। फिर सर मैंने एक और को माल वापस किया, वो कौन है, राशिद। सर राशिद को जैसे ही 27,000 का माल वापस किया, मैं फौरन गया लायबिलिटी कम करने के लिए पेबल लेजर में, राशिद के अकाउंट को डेबिट किया 27,000 से। सर राशिद का अकाउंट है, सर ये रहा राशिद का अकाउंट, और मैंने 27,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सर मेरे पास कैश बुक में भी इनके नाम चढ़े होंगे। सर कैश बुक के सर मैंने जमाल को 2,65,000 रुपए दिए और 7,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया। सर इंडिविजुअल आपने जब ये पेमेंट करी तो सर आप फौरन गए और जमाल का अकाउंट सेट ऑफ किया 2,65 बैंक के थ्रू और 7,000 डिस्काउंट के थ्रू। सर देखते हैं जमाल को क्या हमने, सर लायबिलिटी कम होती ना पेमेंट करके तो डेबिट होगी। देखो सर जमाल के अकाउंट को डेबिट साइड पे 2,65 और 7 लिखे, यस सर 2,65 और 7,000 लिख दिए। फिर सर मैं आया किसके पास, सर फैसल को पेमेंट की, कितने की, 12 लाख की, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। सर मैं फैसल के अकाउंट में गया, उसको अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी कम हुई। सर 12 लाख से मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर सर मैं आया, मैंने तलाल को क्या करा सर, 20,000 का डिस्काउंट और 4,80,000 बैंक, मैंने तलाल का अकाउंट को डेबिट किया। तो तलाल का अकाउंट डेबिट हुआ, 20,000 बैंक,
उल्टा हो गया सर, 4,80,000 बैंक था और 20,000 डिस्काउंट रिसीट था, उल्टा कर दिया। सही है, तो तलाल का अकाउंट हमने कम कर दिया। फिर सर आपके पास मोटर व्हीकल, ये नहीं आएगा सर, सब बाकी और कोई मैंने पेमेंट किसी भी सप्लायर को नहीं की। अब आ गया पीरियड एंड, क्या आ गया, कह रहा पीरियड एंड में कुछ भी ना करो, ये जो टोटल परचेज है ना 32,25,000 की, कितनी, ये सीधा लेकर जाओ या तो परचेज के अंदर अकाउंट के अंदर या इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर। अब सर मैं मेन लेजर में देखता हूँ उसने क्या बनाया हुआ है। सर यहाँ से मेन लेजर शुरू है सर, जर्नल लेजर में आगे सर परचेज का जर्नल लेजर बनाया है और सर उसने क्या कर दिया 32,25,000 डायरेक्ट आके परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर सर इससे परचेज रिटर्न उठाया, सर पीरियोडिक कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न का अकाउंट होगा। सर मैं परचेज रिटर्न से टोटल उठाया, क्या उठाया, और उसको जाके डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, क्या कर दिया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री है, क्रेडिट नेचर है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में जाके इसको मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, मेन लेजर में जाके देखो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही है सर, इसके बाद आपसे कह रहा है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाऊंगा। सर यहाँ पर देखो इसने कहीं पर भी, हाँ सर डिस्काउंट रिसीव का टोटल क्या, उसको भी लाके डायरेक्ट क्या कर दिया, कैश बुक का टोटल, क्या लिख रहा है ये, कैश बुक का टोटल। सर ट्रायल बैलेंस बनाया है इसने, सर ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं। सर ये पता क्या करेगा, फिर से सिंपली इसने क्या करेगा, ये ट्रायल बैलेंस से उठाएगा, क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस से उठाएगा अमाउंट, सॉरी ये आपके पास जो पेबल लेजर था, सर पेबल लेजर से अमाउंट उठाएगा, कौन कौन सी, 430, 613 एंड 165, और ये डायरेक्ट जाके पेबल में जाके लिख देगा। इसमें लिख देगा ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट्स पेबल का नाम लगाएगा और ये तीनों को ऐड करके क्या करेगा, एक साथ नाम लिख देगा। क्लियर हो गया सर, ये शायद नीचे ये सर तीनों को ऐड करो, 430, 613 और 165। इज इट न्यू चैप्टर, नहीं बेटा कल वाला ही चैप्टर है मोहम्मद साहब, चैप्टर नंबर 3 है। कल मैंने आपको कहा था घर से पेबल वाला देख लेना। देखो टोटल करो, 430, 613, 165। 140,830, 140,830 कहाँ से, 1,208,000 मतलब 1.208 मिलियन, 12,08,000। सर 12,08,000, सर शायद इसका ट्रायल बैलेंस से एंड में बनाया हुआ है 12,08,000 ना, तो जरा देखते हैं। 12,08,000 तो यार वो रिसीवेबल वाले का 32,40 कल आया था। और ये तो क्या करेगा, ये 12,08,000 रुपये उठाएगा और डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाके पेबल्स में जाके 12,08,000 लिख देगा और रिसीवेबल का डायरेक्ट जाके कहां से लिख देगा, और उसको सर सोर्स कौन सा दिया, आरएल के रिसीवेबल लेजर से लाया हूं, पीएल का मतलब पेबल लेजर से लाया हूं, जीएल का मतलब जनरल लेजर से लाया हूं, सीबी का मतलब कैश बुक से लाया हूं। क्लियर है, तो क्या चीज, सीबी कैश बुक कहाँ है, बीबी बीबी कहाँ है, सीबी है, बीबी कहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल के 10 नंबर पे बीबी बैंक लोन GL6, सर वो बैंक का नाम होगा, बीबी बीबी बैंक का नाम, एमसीबी और ये होता है ना एफबी, तो बीबी क्या होगा, बैंक का नाम होगा जिससे आपने लोन लिया होगा। सही है, तो समझ गए कि एक कंट्रोल सिस्टम है कि आप कंट्रोल अकाउंट बना के मेन लेजर में क्या करो, पेएबल का भी अकाउंट बना लो, रिसीवेबल का अकाउंट भी बना लो, वहीं से डायरेक्ट चीजें कर लो। सही है सर, अब सर आपके पास ये हो गए ना एग्जाम्पल, हाँ सर ओनर्स कैपिटल, बीबी बैंक लोन, डिस्काउंट अलाउड, ये वो सब हो गए, ये तो नॉर्मल से होते हैं। हाँ सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये मेन है सर,
सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको हेल्प करते हैं डिजाइन करने में, किसको? कोड्स को। हर एक अकाउंट का यूनिक कोड होता है, हर एक अकाउंट का एक यूनिक कोड होता है। सो वो कोड कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, आपकी अकाउंटिंग में कैसे हेल्प करते हैं, उसके ऊपर बात कर रहा है। कह रहा है दिस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएटेड बाय अ बिजनेस। सही, कोई बिजनेस, हर बिजनेस अपने हिसाब से कोडिंग्स करता है। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, आपने सारे अकाउंट्स लिस्ट करे बाय अ बिजनेस टू बी यूज्ड to organize its financial transactions into identified categories of assets, liabilities, income and expenses. सर यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट, सर कैसे सर ये करता है? सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है? कह रहा है यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट। कहता है ईच जर्नल लेजर अकाउंट। सर जर्नल लेजर अकाउंट का ईच का क्या मतलब हुआ सर? कैश अलग अकाउंट, बैंक अलग अकाउंट, सारे क्या है ये अलग अकाउंट है सर। लैंड अलग है, मशीनरी अलग है, बिल्डिंग अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है, अकाउंट पेबल अलग है, आपका रेंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, गैस बिल अलग है, सेल्स अलग है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग है, डिस्काउंट अलाउड अलग है। कह रहा है ईच जर्नल लेजर अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक कोड एंड हेडिंग। सर हर किसी को अलग कोड दिया जाता है और अलग नाम दिया जाता है। सही है। दिस अलाउज अ बिजनेस टू जनरेट इंस्ट्रक्शंस and policies to be followed by those members of staff responsible for recording information. सर मिसाल के तौर पे, सर एक बंदा जो पेबल्स को देख रहा है, किसको देख रहा है सर? उसके ऊपर कुछ डिफरेंट कोड्स होंगे, पेबल्स के कोड्स होंगे, किसके कोड्स होंगे? एक बंदा जो फिक्स एसेट्स को देख रहा है, किसको देख रहा है? तो उसको एक फिक्स एसेट्स के कोड दे देंगे भाई 100। सर मिसाल के तौर पे आप कोडिंग्स कैसे करते हो सर? यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर। लेट सपोज आपने नॉन करंट एसेट्स को कोड्स दे दिए, कौन से भाई? 100 से 199 की तुम्हारी रेंज है। 100 नंबर से लेके 199 तक कौन है? आपने भाई 100 से 199 आप दे दो, ये 99 कोड दे दो, किसको? नॉन करंट एसेट्स को। हमने कब लैंड 10 लैंड्स से कहा, हाँ भाई एक लैंड हमारा नूरियाबाद पे है, एक कोरंगी पे है, एक हेड ऑफिस की बिल्डिंग है वो लैंड है, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो लैंड है, एक हमारे फैक्ट्री के आउटलेट्स हैं वो लैंड है। हाँ पर 10 लैंड है। कितने लैंड है? तो कह रहा है भाई तू हर लैंड्स को क्या कोड दे दे? 110, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आप सर मेरे पास तो 25 कोड, वो 25 लैंड्स हैं, तो क्या करो 110 से लेके 135 तक के दे दो। ये कंपनी के अपने ऊपर है, किसके ऊपर है? आपने यहाँ पर क्या करा? आपने कहा यार 110 से 119। सर ऑफिस बिल्डिंग्स, सर बिल्डिंग्स यहाँ पर अलग अलग है, एक हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग यहाँ है, एक वहां है। यार एक कोड्स दे दो। सर अभी मेरे पास 2 हैं, कितनी है? तो क्या मैं सिर्फ 120, 121, 122 दे दूं? कहते नहीं, 119 छोड़ दे। कल को तो कोई बिल्डिंग लेगा तो अच्छा है तेरी इस कोड में क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। अभी वो कोड नहीं है ना, तो ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई। वेयर हाउसेस, सर 10 वेयर हाउसेज है भाई, हमारे पास 3 है 4 हैं। बोला ये कोडिंग दे दो, क्या कर दो? 140 120। सर फिर कह रहा है 200 से 299 की सीरीज। कौन सी? 200 से 299 की सीरीज दे दो, किसको? करंट एसेट्स को। अब आपने कहा करंट में इन्वेंट्री 10 किस्म की इन्वेंट्री है, 10 किस्म के प्रोडक्ट्स है, क्या करो? इनको एक कोड दे दो। फिर रिसीवेबल को ये कोड दे दो। सर रिसीवेबल कितने सर? 49। कितने सर? मिस्टर ए बी ए, बी बी ए, सी बी ए, डी बी ए, ई बी, एफ बी ए, जी एच आई, जे के एल, जमाल, शकूर, गफार, हारिस, साद, इब्राहिम, अवैस, वजिया, राबिया, सबको क्या कर दिया? अलग। हर एक कस्टमर आएगा उसको क्या करो? अलग कोड असाइन कर दो। अब भाई जिस कस्टमर, एक बिजनेस के बाद जितनी कस्टमर बेस होगी उतनी क्या करेगा? कोड्स अपने आप से पहले बना लेगा। कैश 270 to 79, इसको आप दे दो। सर नॉन करंट लायबिलिटीज को क्या दे दो? 300 से 399। सर वो लॉन्ग टर्म लोन ले रहा हूँ एचबीएल से, मीजान से, सिल बैंक से, क्या करो? यहाँ डाल दो। सर करंट लायबिलिटीज क्या कर दो? इक्विटी। सर ये कोडिंग समझ गए? सर इनकम 600 से 699। सर 600 से 610 से लेके 620 तक दे दो सेल्स को, 10 किस्म की सेल्स है। सर अदर इनकम भी आप दे दो किसी और को। सही है, क्या कर लो? ये सर सिर्फ कोडिंग्स दे दी। क्या दे दी? जरूरी नहीं सारे कोड यूज हो रहे हो, जरूरी नहीं सारे कोड्स। आप एक लिमिट सेट कर देते हो। तो लेट सपोज मेरे पास अभी 2 कस्टमर्स हैं, तो क्या मैं अभी 2 कोड्स बनाऊंगा, फिर वो और कस्टमर फिर और कोड्स बनाऊंगा? भाई असाइन कर दो, क्या कर दो? चार्ट बना लो। क्या बना लो? कि अगर कोई रिसीवेबल आएगा ना
मेरे पास ये कोड्स अवेलेबल है, मैं इनमें से कोई कोड इसको दे दूंगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। सर इसको इसी तरह समझ लो, जैसे आपके पास एक कैश मेमो होता है, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है। आपने पहले बोलता है कैश मेमो का सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक है, अब जो भी आके कैश की पेमेंट करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, मेमो उठा के दे देंगे। तो नंबर आपने क्या करा, पहले से असाइन किए हुए। सर क्या कह रहा है, each general ledger account is identified by unique code and heading. This allows the business to generate instructions and policies. अब सब मिसाल के तौर पे एक नई रेगुलेशन आई है नॉन करंट एसेट्स पे, किस पे आई है? तो वो कहेंगे भाई ये सारी रेगुलेशन किस पे आ जाएंगी, 100 से 199 वाले कोड्स पे। एक्सपेंसेस कट करने कहाँ पे आ जाएंगे, 600 से 699 वाले कोड्स पे, ताकि हर बंदे को क्या कर सको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सको। सर एक मिसाल के तौर पे एक चीफ मैनेजर है फिक्स एसेट्स का, उसके जो कोड्स होंगे वो फिर क्या करेगा, उसी में करेगा, और सर वो उसी के लिए लायबल होगा, उन कोड्स में जो भी एंट्रीज पड़ेंगी वो उसी के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सर आप चीफ मैनेजर को एज फिक्स एसेट्स के वो नहीं कह सकते या इनकम में एंट्रीज कैसे पड़े। सही है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। The list is typically arranged in the order of the customary appearance of accounts and financial statements. सर ये आप इसको जो बनाते हो ना सर, इस ऑर्डर में देते हो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो ना, पहले जैसे नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर इक्विटी, फिर इनकम एंड फिर एक्सपेंसेस। तो जैसे सेल्स को एक अलग अकाउंट दिया, फिर नीचे दूसरों को अदर इनकम का दूंगा। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नाम दे दूंगा, एक्सपेंस का कोड, फिर किसको दूंगा, नीचे के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो क्या कह रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस तरह से कह रहे हैं। दिस इज टिपिकली अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जनरल लेजर अकाउंट, फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जनरल लेजर अकाउंट्स। सही है, वही अपीयरेंस की बात कर रहा है। The structure and headings in the list aim to result in consistent postings of transactions. सर ये जो तुम कोड और हेडिंग दे रहे हो ना, ये इसलिए दे रहे हो ताकि एक स्ट्रक्चर वे में रिकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कभी तुम सेल डेबिट कर रहे हो, कभी सेल्स डेबिट का अपना सेल के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो, कभी सेल्स के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो, कभी इनकम के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो, कभी रेवेन्यू के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो, कभी सेल्स रेवेन्यू के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो, कभी फीस के नाम पे क्रेडिट कर रहे हो। क्या कह रहा है, कोड यूज कर ताकि तेरे पास सुकून रहे कि तू इसको बेसिकली किस अकाउंट में कर रहा है। क्लियर है सर? और मैं आपको बताया ना वहां पे वैसे भी कोड लिखे जाता है, तो कोड लिखते तो नाम आ जाता है। सही है सर। कह रहा है डिजाइन एंड फ्यूचर चेंजेस, अगर आप डिजाइन या फ्यूचर में कोई चेंजेस में करना चाहो, अ कंपनी माइट हैव कंप्लीट फ्रीडम इन डिजाइनिंग इट्स चार्ट ऑफ अकाउंट। सर कंपनी का पूरी फ्रीडम है भाई, वो जिस तरह चाहे क्या करे, डिजाइन कर सकता है, उस पर कोई भी बाय लॉ या कोई इस तरह की चीज नहीं है। Within the boundaries set by the rules of accounting. अकाउंटिंग के रूल्स है, पता है, ऐसा नहीं ट्रेड डिस्काउंट को दे रहा हूँ कोड, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। सही है सर। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर, द गवर्नमेंट माइट इशू अ जेनरिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम व्हिच अ बिजनेस सेलेक्ट दोस कोड्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू इट्स नीड्स। सर गवर्नमेंट कहती है बाद में मैं टैक्स की जब वर्किंग करना चेक करने के लिए आता हूँ तो मुझे इनकम और एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, ये इनकम और ये स्पेशल एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। काम करो, मैं ये कोडिंग की लिस्ट दे रहा हूँ, इसी लिस्ट को क्या करना, अपने अकाउंट्स में कोडेड करना, इसी लिस्ट को अपने अकाउंट्स में क्या करना, कोडेड। सब मिसाल के तौर पे आपका टैक्स वाला कहता है पेनल्टी को ये कोड दे दो, ताकि कल को मैं आगे देखूं तो आपको पेनल्टी लगी थी, अगर पूरे साल में तो कितनी लगी थी, तो उसकी वजह मैं देख सकूं। तो उसे क्या करा, आपको गवर्नमेंट भी शायद इन सब कंट्रीज क्या करे, ये चार्ट दे दे। और सब मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट तो सब पूरा कंप्लीट देगा ना, तुम अपने हिसाब से कौन सा उठा लेना जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो, जो तुम्हारे रेलेवेंट नहीं हो फिर तुम उसको कोड उठाने की जरूरत नहीं। सब मिसाल के तौर पे सर आपके पास बैंक हर चीज रेंट पे उसकी क्या है, तो उसको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्डिंग का कोड उठाएगा, उसके बाद कोई बिल्डिंग है ही नहीं, वो असासा रखता ही नहीं है, वो क्या करता है, किराए पे किराए पे किराए पे। डन हो गया। और सब मिसाल के तौर पे एक सर्विस इंडस्ट्री है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम की चीज नहीं होती, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस उठाएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कोड है उसको नहीं उठाएगा। तो सर्विसेज दे रहा है, वहां पे कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई गुड्स है ही नहीं, कोई इन्वेंट्री होगी नहीं सर। ऑनलाइन वालों साथ हो? यस सर। क्या इन ऑर्डर टू कीप, तो आपके पास जैकेट नहीं है तो टी शर्ट पहनने से पहले सोच के आना चाहिए था ना।
तो वो पीछे वाला बंद करता है, ये सही है। तुम इधर आ जाओ आगे मतलब, अब इसी के साथ बैठोगी तो ठंड तो लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ या यहाँ आ जाओ, तुम भी साथ साथ आ जाओ ना, ये बोर हो जाएगी। ये और एसी के एक्सपोजर पे जा रही है, इधर आ जाओ। नहीं वहां से पर नीचे ही गए तो नहीं है, वहां थ्रो नहीं जाएगा। सेट है सर। in order to keep a vigilant control over accounting framework of the organization, no accounting personnel is allowed to make amendment including opening a new head of account in the chart of accounts unless specific written approval thereof is duly sanctioned by the head of finance function। कह रहा है यार आपको ना बड़ा ना अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पे कंट्रोल रखना है, तो इस फ्रेमवर्क पे कंट्रोल रखने के लिए किसी भी अकाउंटिंग क्लर्क को ये इजाजत नहीं दी गई कि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सके या कोई नया अकाउंट खोल सके या किसी अकाउंट का कोड चेंज कर सके, अनटिल एंड अनलेस उसको क्या चाहिए होगी। अगर वो ऐसी कोई ख्वाहिश करता है तो उसको सजेशन देनी होगी, सजेशन देगा तो उसको अप्रूवल लेगा, और वो अप्रूवल कौन करके देगा, और वो सैंक्शन होगी अप्रूवल किससे, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन से। हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन कौन होता है बेसिकली, या डायरेक्टर फाइनेंस होता है, और अगर किसी कंपनी डायरेक्टर फाइनेंस नहीं होता तो कौन होता है, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर किसी कंपनी में सीएफओ भी नहीं है, डायरेक्टर फाइनेंस भी नहीं है, तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या कहलाता है आपका, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन। वैसे तो सबसे टॉप मोस्ट कौन होता है, डायरेक्टर फाइनेंस। अगर कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस मौजूद है तो सीएफओ भी होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस नहीं है तो सीएफओ के पास ही वो सारी पावर्स होंगी जो एक डायरेक्टर फाइनेंस के पास होती है। अगर दोनों ही नहीं है, ऐसा होगा नहीं, सीएफओ तो कम से कम होगा, वरना फिर वो कौन हो जाएगा, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो होगा, सीनियर मोस्ट जो फाइनेंस फंक्शन के अंदर होगा बंदा। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है सर, सर अभी हमने क्या पढ़ा कि सर हर लेजर अकाउंट को डिफरेंट कोड दिया जाता है। सर ये डिफरेंट कोड होते हैं ताकि आप बाद में एसेट्स और लायबिलिटी को सही से एनालाइज कर सको। इसका एक ये पर्पज आ जाता है सर, यूज आ जाता है कि आप बाद में अकाउंटेबल कर सकते हो कि भाई तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तो भाई तुम्हारे लिए ये कोड है। तो मिसाल के तौर पर एक फिक्स एसेट्स का बंदा है जो सारा का सारा मैनेज कर रहा है कि कौन सा फिक्स एसेट्स आया कौन सा फिक्स एसेट गया, तो वो क्या करेगा, भाई तुम्हारे लिए ये कोड है, बोलेगा ठीक है बेहतरीन है। सर आपका जो पेबल का क्लर्क है उसको कह देंगे भाई तुम्हारे लिए ये कोड है, रिसीवर का क्लर्क है तुम्हारे लिए ये कोड है, ताकि उनके पास क्या कर सके सर, तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हो जाए, और कस्टमर अकाउंट बिजनेस टू जनरेट ट्रांजैक्शन पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय दोस मेंबर ऑफ स्टाफ रिस्पांसिबल फॉर, ताकि सर ये आपको कह रहे हैं दिस अलाउज बिजनेस टू जनरेट इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसी। भाई रिसीवेबल पे पॉलिसी है डिस्काउंट, भाई 10% डिस्काउंट देना है, तो सर क्या करेगा, जब भी कोई कोड हिट होगा कौन सा वाला रिसीवेबल वाला, वहां देखेगा कि डिस्काउंट अलाउड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हमें इनको डिस्काउंट अलाउ करना है या नहीं करना। सर क्या पेबल वाला और मैं पूरी क्या कंपनी में गज दूं, फिक्स एसेट वाले हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे सेल पे, आईटी वालों हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे सेल पे, तो भाई हमें क्या लेना देना। रिसीवेबल वाला बोलेगा भाई मुझे क्या लेना, बोला तेरा तो लेना देना है, क्यों, तू ही उनसे पेमेंट रिसीव करके अपडेट कर रहा होगा सिस्टम में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इन कोड्स के अंदर क्या आ गया, अब डिस्काउंट आ गया है। चाहिए सर। सर इनकम सेल्स वाला है, कंपनी ने 20% मार्कअप से चेंज करके 30% मार्कअप कर दिया। अब ये सेल्स के ऊपर जो भी बंदा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहा होगा वो कौन होगा, जिसके बाद एक्सपेंस का वाला कोड होगा। चाहिए, तो ये बकाया का मतलब दिस अलाउज द बिजनेस टू जनरेट इंस्ट्रक्शंस एंड policies to be followed by those members of staff responsible for recording information। डन हो गया सर। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ यूजिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, aim of the chart is to ensure that all transactions are recognized in accordance with the requirements of the business, ताकि सब बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपकी क्या हो जाए, रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो जाए। सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स खाली इसके लिए ताकि रिकॉर्डिंग सारी क्या हो जाए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। Sir, the organization aims to maintain appropriate chart of accounts in order to cater the present and future monetary transaction with an objective of coming up with timely, accurate and meaningful financial reporting।
सर ये आप अप्रोप्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट्स रखोगे इससे क्या होगा, अभी जो अभी जो ट्रांजेक्शन है वो भी सही से पोस्ट होगी, फ्यूचर की जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है वो भी सही से पोस्ट होगी, ताकि जब भी तुम्हें एक बनाना हो ना, असल मिसाल के तौर पर सेल्स कभी किसी और कोड में डली हुई है, फिर किसी और कोड में डली, किसी और कोड में डली हुई है, एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे तो उसमें सेल्स को ढूंढना पड़ेगा कि किस किस कोड में डाली है। अगर एक ही कोड में होगी तो ठक करके पता चल जाएगा क्या सेल्स टोटल इतनी है, मशीनरी टोटल इतनी है, बैंक टोटल इतना है। समझ आ रहा है सर? The chart of accounts will act as a guiding and referring tool to the finance personnel while they post accounting entries to their respective head of account. मैंने बात की ना, रिसीवेबल वाले के लिए हेल्पफुल होगा, पेबल वाले के लिए हेल्पफुल होगा। रिसीवेबल वाले को क्या पूरी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट जाने की जरूरत है? जैसे पेरोल वाला एक बंदा है, कौन है पेरोल मैनेजर, सुना है कभी? तो कंपनी का पेरोल का मैनेजर अलग होता है, ये पता है आपको? एक अलग से बंदा मैनेजर रखा जाता है जो पूरे कंपनी के लोगों का पेरोल देखता है। पेरोल का मतलब होता है सैलरीज, क्या देखता है? सैलरीज देखता है सर, वो अलग पूरा बंदा होता है। वो क्या करता है सर, कंपनी में 6-7 हजार लोग होते हैं, उसमें से 3-4 हजार लेबर होता है जो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, कुछ आपके हेड ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। सब खुद सोचो, पीएसओ का कितने लेबर होंगे? इतने लेबर के बाद सर कितने पेट्रोल पंप्स इनके, वहां पे कितने लोग होंगे, कितने गार्ड्स वहां पर होंगे? सर क्या कोई एक ही बंदा सारी चीजों को डील कर सकता है कि वो सैलरी भी देखे, बिजली भी देखे, किसको कितना उधार पे माल दे रहा हूँ, किसको कितना दे रहा हूँ, ये सब देखे? नहीं सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। क्या होती है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। तो सर वहां पर पेरोल के लिए एक अलग मैनेजर होता है, वो क्या करता है, पेरोल देखता है कि किसने कितनी छुट्टियां की, किसको कितना बोनस है, किसको कितना ओवर टाइम है। उसके अंदर तो बड़ी फटीक है सर। तो ये समझ आ गया सर? जरा ये सही से खुद से रीड कर लो एक दफा, जो लाइन समझना है पूछ लो जल्दी से। पूरा जो है एक दफा खुद से पढ़ लो, समझना है तो पूछ लो सर ये क्या लिखा हुआ है, या इसका मतलब समझा है। मैं समझा तो पूरा चुका हूँ, ये लोगों को समझ नहीं आती ये चीजें क्योंकि देखी भी नहीं है ना कभी। ऐसी जगहों से एमसीक्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया, समझ आ गया पक्का? कल को मतलब खर्च से खुद भी रीड कर रहे होगे, समझ आ जाएगा ना? ऐसा नहीं ना पहली दफा देख रहे हैं। यस सर, है भी छोटा सा यार, तो मैं इतना कोई डिटेल में इसको नहीं दिया हुआ। सर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज द मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस एज एन इंटरनल चेक ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी सर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सर ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, मैथमेटिकली बताता है क्या हर डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर 100 का डेबिट है तो 100 का क्रेडिट है या नहीं है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं बताता। सही है? और एक मेमोरेंडम अकाउंट है जिससे आप क्या करते हो, चीजें उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हो, प्रिपेयर कर देते हो। सही, जितना भी तुमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, जिसको तुमने एनालाइज किया है, ये उसकी समरी क्या है, उसकी
समरी है कि भाई टोटल डे एंड पे कैश इतना है, टोटल डे एंड पे पूरे साल में सेल इतनी हुई, टोटल एक्सपेंसेस इतने हुए, ये क्या है, एक समरी है। कह रहा है इट हैज टू कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दीज टू कॉलम्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर इंडिकेटिंग देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर। सर दोनों का अगर बराबर एमसीक्यू आ जाए, if trial balance both debit and credit are equal, it means that all recordings are perfect? No sir, it just means कि डबल एंट्री बुक कीपिंग आपने ठीक की है, 100 के डेबिट के अगेंस्ट 100 का क्रेडिट पड़ा है, मगर वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा कुछ नहीं बताता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सही है सर। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस are made from receivable ledger and payable ledger in order to determine total receivable total payable amounts for inclusion in trial balance। ये वो वाला सर कह रहा है, जब कंट्रोल अकाउंट्स ना हो ना, क्या करो, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल लेजर से एक लिस्ट ऑफ बैलेंस बनाओ, किसकी, रिसीवेबल्स की। पेबल लेजर से क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, किसकी, क्रेडिटर बैलेंस की, और उसका टोटल क्या करो, डायरेक्ट आके ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर दो। मतलब सर जब कंट्रोल अकाउंट्स नहीं होंगे तो एक तो बैलेंसेस आपके पास आएंगे जनरल लेजर से, एक आएगा कैश बुक से जो कैश और बैंक का होगा, पेटी कैश से आएगा, और अब कह रहा है दो बैलेंसेस और आएंगे जो डायरेक्ट इंक्लूड होंगे कहां पर, ट्रायल बैलेंस। वो कहां से आएंगे, रिसीवेबल लेजर एंड पेएबल लेजर से, जो तुम्हारे पैसे एंड में जो रुक जाएंगे। राइट हो गया सर। सोर्स डेटा फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, सर ये सोर्स डेटा कहां से आएगा, ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर करते हो। सोर्स ऑफ बैलेंसेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस फ्रॉम कैश बुक, कैश बुक से लेके आओगे कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। रिसीवेबल बैलेंस फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, रिसीवेबल लेजर, फिर क्या कह रहा है, और जर्नल लेजर इज सेपरेट, रिसीवेबल लेजर इज नॉट मेंटेन। अगर आपने कंट्रोल अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो क्या करो, अपने रिसीवेबल लेजर से लेकर आ जाओ। सर फिर पेएबल बैलेंस कहां से, फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, पेएबल लेजर से, और जर्नल लेजर इज सेपरेट, पेएबल लेजर इज नॉट मेंटेन्ड। सर ऑल अदर बैलेंसेस फ्रॉम जर्नल लेजर, तो जर्नल लेजर में जितने भी है वहां से आप लेकर आ जाओ। पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का, क्यों बनाते हैं ये? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। सर इसके बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पहला पर्पस क्या है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प आउट करना। दूसरा, इट इज अ यूजफुल मींस ऑफ चेकिंग फॉर एरर्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम। एरर्स मस्ट हैव अकर्ड if the total of debit balance or total of credit balance on the ledger accounts are not equal। अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं है, मतलब एरर हुआ है, और तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी लोगे तब भी एसेट वोंट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। लायबिलिटीज प्लस इक्विटी तुम्हें अकाउंटिंग विजन मेंटेन रखनी है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग सही होने का मतलब 100 के डेबिट के अगेंस्ट 100 का क्रेडिट, भले गलती की है तब भी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मगर 100 की जगह 101 करोड़ होगा तो कभी भी बैलेंस नहीं होगी। और सर ये आपको एक और चीज भी बताता है, सर सेल्स का कभी डेबिट बैलेंस हो सकता है? अगर ट्रायल बैलेंस में तुमने सेल्स को डेबिट साइड पे दिखाया तो ये भी कह देगा क्या करा है तुमने, गलत करा है। परचेज का क्रेडिट बैलेंस तुमको क्या पॉसिबल नहीं है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस तुमको पॉसिबल नहीं है। सर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, इन सबके डेबिट बैलेंसेस तुमको हाँ ठीक है। एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस ठीक है। लायबिलिटी, इनकम और इक्विटी के क्रेडिट बैलेंसेस ठीक है। अगर ये उल्टा दिखेगा तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, कोई ना कोई गलती कर गया हूं। सेट हो गया। लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस? तो कितना ऑब्जेक्टिव है, दो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला पर्पस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। दूसरा क्या है, तुम्हें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता देता है। और अगर ये दोनों गलत हो, डेबिट एंड क्रेडिट, तो समझ आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सही नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी एरर्स मौजूद है। राइट हो गया। मगर सर याद है एरर रिमूव करने के लिए क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, तो वो बाद में पता चल जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट कहां से सेट ऑफ होगा। सर लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज टेस्ट ऑफ
ये हर जगह पे ये बात कर रहा है। Trial balance taken as a test of arithmetical accuracy. If both debit and credit columns of trial balance are equal to each other, we assume that there is no mistake in the posting of journal and subsidiary books to ledger accounts. In carrying forward balances of ledger accounts to trial balance and even in balancing of ledger accounts. So ledger account सही से बैलेंस हुए हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड सही हुआ है, जो अगले साल जा रहा है वो भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसका सिर्फ ये मतलब होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका क्या मतलब है, कोई मिस्टेक नहीं है। किस चीज में, जर्नल की पोस्टिंग में। जैसे जर्नल पोस्ट किया गया होगा लेजर के अंदर, जर्नल की पोस्टिंग में, और सब्सिडरी बुक्स जो है उसको आपने लेजर में पोस्ट किया होगा लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो सब्सिडरी बुक्स कौन सी हैं, परचेज डे बुक का टोटल पोस्ट किया था, सेल्स का पोस्ट किया था सेल्स डे बुक से। ये क्या कह रहा है, इन पोस्टिंग ऑफ जर्नल, जर्नल तो ऐसा जर्नल में भी पोस्ट हुआ होगा, बाकी सब्सिडरी बुक से जो लाए हो, इन कैरिंग फॉरवर्ड बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू ट्रायल बैलेंस एंड इवन द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। आपने कैलकुलेशन में भी कोई मसला नहीं किया, हायर अमाउंट से ही लेजर को बैलेंस किया, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया वो भी क्या क्या है, सही क्या है। ये सिर्फ ये बताता है, इसके अलावा नहीं बताता। डन है क्या, दिस assumption is correct but should never be taken as conclusive proof of accuracy sir। कि तुमने एक्यूरेसी, एक्यूरेट अमाउंट के हिसाब से अगर सेल्स को ही क्रेडिट होना तो सेल्स को ही क्या है या अदर इनकम को कर दिया, ये एक्यूरेसी का कभी भी नहीं बता सकता। कैसे सर, सर मिसाल के तौर पे भाई 100 रुपए का रेंट था, मैंने 1000 से कर दिया, 100 का रेंट पे हुआ, मैंने 1000 डेबिट किया 1000 क्रेडिट किया, क्या एक्यूरेसी सर, ये बैलेंस तो हो जाएगा 1000 मगर एक्यूरेसी नहीं बताएगा। It means that there are certain errors which remain undetected by trial balance। सब कुछ errors हैं जो ट्रायल बैलेंस कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दे दी, तो मिसाल के तौर पे सैलरी का एक्सपेंस था 5500 रुपए, मैंने 500 डाल दिया, 5500 था सॉरी, मैंने कितना डाल दिया 5555, मगर डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या करा, सही मारा, मगर सर एक्यूरेट फिगर तो नहीं डाली ना, फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच हो जाएगा। कह रहा है बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस मे बी इक्वल in spite of certain mistakes of omissions and principles। सर omission का मतलब क्या हुआ, सर एक एंट्री को पोस्ट करना ही भूल गया, omission का क्या मतलब हुआ, सर प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ, मैं गलत कर गया, प्रिंसिपल क्या मतलब हुआ, गलत कर गया। सर मिसाल के तौर पे, सर आपने एक फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, करना चाहिए था फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने क्या कर दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या होगा सर, प्रिंसिपली तुमने क्या किया, रॉन्ग। प्रिंसिपली कैसे, क्यों, क्योंकि कैपिटल ट्रांजैक्शन थी, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसको एज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन करना चाहिए था, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो तुम्हें प्रिंसिपल एरर कर दिया ना, मगर फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा, सही होगा। सर एक मिसाल के तौर पे मैंने एक सामान बेचा एक बंदे को 500 रुपए का, मैंने एंट्री नहीं की, तो सेल डे बुक में नहीं जाएगा, जब मैंने एंट्री नहीं की, सेल डे बुक में नहीं डाला, तो जाके रिसीवेबल लेजर में भी नहीं डाला होगा, एंट्री में भी नहीं आएगा, तो नीचे ट्रायल बैलेंस में भी कोई फर्क नहीं आएगा, मगर क्या हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बताता। फिर क्या कह रहा है, दीज एरर्स में बी मेंशन्ड एज अंडर। सर ऐसे कौन से एरर्स हैं जो मिस्टेक्स होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं। सब पहला, एरर ऑफ ओमिशन इन द बुक्स ऑफ, सर एक इनवॉइस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो जब कोई डेबिट नहीं पड़ा हो तो कोई क्रेडिट भी नहीं पड़ा होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल कह रहा है पोस्टिंग ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट नेचर वाइज। सर राइट साइड, सर फर्नीचर आता है वो भी डेबिट होता है, रिपेयर मेंटेनेंस होता है वो भी डेबिट होता है, राइट साइड पे लिखा है ऑफ रॉन्ग अकाउंट नेचर। सर उस अकाउंट की नेचर एसेट की नहीं थी, किसकी थी, एक्सपेंस की थी, तो तुम्हें किस पे लिखना चाहिए था, एसेट पे। सर कंपनसेटिंग एरर कितना, सर कंपनसेटिंग एरर, सर मिसाल के तौर पे 5000 की सेल्स थी, मैंने 500 लिख दी, डेबिट भी 500 मारा और क्रेडिट भी 500 मारा, सही है। कह रहा है
कंपनसेटिंग एरर सेम अमाउंट अफेक्ट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सर 5167 की सेल्स हुई थी, मैंने दोनों जगह पे 5176 5176 कर दिया या 5661 कर दिया, सेम अमाउंट से। कैसे किया? कंपनसेटिंग एरर सेम अमाउंट अफेक्ट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कह रहा इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स। सर अकाउंट ही इनकरेक्ट है सर, वेजेस को करना था सेल्स को कर दिया, नेचर सेम है मगर क्या है, इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक ऑन बोथ साइड्स, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑन राइट साइड। सो ये एरर्स क्या करना, याद कर लेना। क्या करना है इसको, याद कर लेना इसको। सर ये वाला हमने, अब सर अगर ट्रांजेक्शन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, आया सर। सर ट्रांजिशन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, सर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है सर, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा हूं सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज ये पूछेगा, क्लोजिंग एंट्रीज एमसीक्यूज में आ जाएंगी। सही है, अगर टेक्निकल पेपर देना होगा तो क्लोजिंग एंट्रीज, और सब बहुत आसान है। सर इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो मुझे खत्म करना है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, खत्म करना तो क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट करूंगा, एसओसीआई को या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, मुझे खत्म करना है, अब क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, उसी जगह एसओसीआई को या ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। सर इनकम के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, किसके अगेंस्ट, एसओसीआई के अगेंस्ट। सर एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, किसके अगेंस्ट, एसओसीआई के अगेंस्ट। सर मगर सर पीरियोडिक की कुछ एंट्रीज हैं क्लोजिंग किसकी, सर मिसाल के तौर पर सर परचेजेस एक्सपेंस था, आपको किसके लिए आया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, जब खत्म होना होगा तो परचेज अपने आप को क्रेडिट कर देगा, उस जगह क्या डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर फ्रेट इन का भी डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि खर्चा है, खत्म होने के लिए क्या होगा, फ्रेट इन क्रेडिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। सर परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सर क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, परचेज रिटर्न को डेबिट करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दूंगा। सर इससे फिर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, उसकी जगह एसओसीआई डेबिट हो जाएगा। याद आया? और सर क्लोजिंग स्टॉक की एक और एंट्री आती है, कौन सी, सर ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है उसका आपका क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाता है। क्यों सर, ये क्लोजिंग स्टॉक बचता है ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस में से। कहां से बचता है सर, जो सुबह का माल पड़ा होगा, जो पूरे दिन में आया, उसी में से एक रात का माल बचा हुआ पड़ा होगा ना। हाँ, तो जब ओपनिंग स्टॉक को भी तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दे दिया, परचेजेस को भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दे दिया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकालना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा। सेट है सर, आए देखते हैं सर। सर हाँ ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स भी सिर्फ फॉर द ईयर होती है, क्या होती है, कैरिड फॉरवर्ड नहीं होती। आप बस उस पीरियड में दिखाता हो, बेटा ओनर तुमने इतनी ड्राइंग्स की देख लो, ताकि फिर मुझे मत कहना साल के शुरू में इतना सरमाया था, एंड में इतना है। तो सर ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब क्लोज करोगे तो क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएंगी, और कैपिटल ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, कम होता है। सर लॉस से कैपिटल डेबिट होता है एंड एसओसीआई क्रेडिट हो जाती है। सर मतलब सर ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, एंड कम इनकम है। मिसाल एक्सपेंसेस है 1000, एक्सपेंसेस कितने, इनकम है 700 की, कितने की, सर जो एक्सपेंसेस है उसकी पहले एंट्री पड़ेगी, एसओसीआई डेबिट होगा, एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे 1000 से, एसओसीआई डेबिट होगा एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे सारे। सर 700 की इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस था,
इनकम डेबिट होगी एसओसीआई। सर ये कैरेट डाउन 300 है, तो ये कैरेट डाउन 300 नहीं है सर, ये कहां चला जाएगा सर? एसओसीआई हो जाएगा क्या क्रेडिट, क्या हो जाएगा, और ये चला जाएगा कैपिटल, क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। इनकम में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा एसओसीआई का। अगर प्रॉफिट है तो एसओसीआई का क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस खत्म होने के लिए आपका एसओसीआई डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ रहा है राबिया? ऐसे सोच लो ना, कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता, क्रेडिट होता है, तो कैपिटल कब बढ़ेगा, जब प्रॉफिट होगा। तो ये कैपिटल को क्रेडिट करना है और एसओसीआई को डेबिट करना है। अब देखते हैं सर क्लोजिंग एंट्रीज। Although in above example, all account balances have been carried forward. However, income, expense and drawings, income, expenses and drawings are closed at the end of each reporting period. इनको आप कभी भी carried forward नहीं करते। This is because profit or loss belongs to owner and drawings reduce owner's capital. Therefore, the accounts related to income, expense and drawings are not carried forward to next year. These accounts are directly, या तो सर डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली क्या करो, इनकम को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ, इनकम डेबिट करो, डायरेक्ट कैपिटल को क्या करो, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस को क्रेडिट करो एंड कैपिटल को डेबिट कर दो। ड्राइंग्स होगा सर, ड्राइंग्स तो डायरेक्टली कर, सही है, क्या तो डायरेक्टली कर लो या इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली ट्रांसफर, इनडायरेक्टली कैसे, एसओसीआई में लेके जाओ, फिर एक फिगर को एसओसीआई से उठा के क्या करो, कैपिटल में मार दो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल by passing following closing transferring entries at the end of reporting period. सर ट्रांसफर ऑफ ऑल इनकम, इनकम में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ट्रांसफर करोगे तो क्या करूंगा, इनकम को डेबिट, और सर किसको चली जाएगी ये, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, सर इसको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे और सर किसको डेबिट कर देंगे, सर अब जो प्रॉफिट होगा आप उसको, सर प्रॉफिट का मतलब सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव का क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एसओसीआई क्रेडिट होगी या डेबिट हुई भी होगी, सर प्रॉफिट का मतलब, इनकम का मतलब एसओसीआई का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अब मुझे खत्म करना है तो क्या करूंगा, एसओसीआई को डेबिट कर दो और ओनर के कैपिटल को। ऐसा ये उल्टा हो जाएगा जब क्या होगा, लॉस। लॉस का मतलब एसओसीआई का डेबिट बैलेंस होगा, क्लोज करने के लिए एसओसीआई क्रेडिट हो जाएगी और ओनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। सर ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है तो क्लोज होते वक्त ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएंगी और ओनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। डन हो गया, आसान था। बैलेंसिंग ऑफ, सर बैलेंसिंग ऑफ कैसे करते हैं सर, कह रहे balances on the asset liability and capital accounts are carried forward as closing balance at the end of the period and become opening balances at the beginning of the next period. तो जो इस साल का क्लोजिंग होगा ना सिर्फ किसका, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल का, वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। यूजुअली एन ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज वेल एंड अकाउंटिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड। कहता है आज इस साल का जो अकाउंटिंग का जो ट्रायल बैलेंस होता है वो नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड होता है। सर कभी बैंक स्टेटमेंट देखना, जो तुम्हारा जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट शुरू हो रही होगी ना, तो ऊपर एक बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ होगा। तो आपका बैंक भी क्या करता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उससे क्या करता है, उसको क्रेडिट फॉरवर्ड करता है ताकि कस्टमर को पता चलेगा मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस इतना था और वहां से शुरू हुआ। एक कंपनी को भी पता चले यार कि मेरे पास पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड एसेट्स, ब्रॉड फॉरवर्ड लायबिलिटीज एंड ब्रॉड फॉरवर्ड सरमाया कितना है। तो कह रहा है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी क्या किया जाता है कंपनी में एज वेल, बनाया जाता है ताकि वो स्टार्टिंग पॉइंट हो किस चीज के लिए, अगले साल की किसके लिए, रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। कह रहा है बैलेंस ऑन द एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड एज क्लोजिंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड and become opening balances at the beginning of the next period. Usually an opening trial balance is prepared as well and accounting for the next period is started. तो ये फिर आपने वो बना दिया ट्रायल बैलेंस कहां से, वही एग्जांपल 2 थी सर, वहां पे सेल्स का आपके पास था, परचेज रिटर्न था। सर देखो सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपने डेबिट कर दिया,
सर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, परचेज रिटर्न सर कॉन्ट्रा एक्सपेंस था, कॉन्ट्रा एक्सपेंस था तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस होता क्या हो जाएगा, डेबिट से कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ऑल क्रेडिट आइटम्स। सर एक्सपेंसेस, सर डेबिट बैलेंस। सर सेल रिटर्न कॉन्ट्रा इनकम है, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। सेल रिटर्न, परचेज, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस रेट्स, किसके अगेंस्ट, एसओसीआई के अगेंस्ट या प्रॉफिट और लॉस के अगेंस्ट। बिजनेस रेट्स क्या है बेटा, रेट्स आपको बताया था ना, रेट्स एंड रेंट एंड रेट्स एक टैक्स होता है सर। फिर सर आपके पास अगर सर प्रॉफिट का आपके पास क्रेडिट हुआ कितने का, 4055 का, और डेबिट पड़ा कितने का, सर क्रेडिट बैलेंस है, हाँ हाँ सर क्रेडिट बैलेंस है, तो मुझे खत्म करना तो क्या करूंगा, डेबिट, और कहाँ ले जाऊंगा, कितना, 497 नहीं है, 4055 3558, हाँ तो पहले क्यों बोला गलत, सही डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये पीएनएल डेबिट होगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर ड्राइंग्स डन हो गया। नमाज ना, नमाज देंगे, दूंगा दूंगा, ये एग्जांपल्स हैं यार। सर नमाज पढ़ लो, उसके बाद के एमसीक्यूज करके इन्वेंट्री को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, सही है। इसका इसके लाजमी भाई एमसीक्यू से मैंने करवा, तो ये नमाज पढ़ के आ जाओ। आजा सर। सर कह रहे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स इज कॉल्ड, क्या करते हैं सर, तब पोस्टिंग कहलाती है सर। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 16,000, डेबिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है, द बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड शैल बी रिटन, सर यहां पर होगा कैरिड फॉरवर्ड, ऑन लेफ्ट साइड ₹6,000, हाँ तो ये लेफ्ट साइड होती है, वो वाली राइट हैंड साइड होती है, ये बताया ना, उल्टा सीधा, सही है सर। हाउ डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लेजर्स आर बैलेंस्ड, सर टी अकाउंट क्या पीरियोडिकली होता है, यस सर, एंड रनिंग अकाउंट, रनिंग बैलेंस अकाउंट पीरियोडिकली, नो सर, टी अकाउंट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, टी अकाउंट पीरियोडिकली, यस सर, रनिंग बैलेंस अकाउंट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, यस सर, कल हमने दोनों अकाउंट्स देखे थे। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 16,000 एंड क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सर ये तो क्रेडिट फॉरवर्ड होगा पहले, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड होगा यहां पर सर, ऑन राइट साइड ₹6,000, हाँ तुम लोगों को दिख नहीं रहा तो आप वहां से वहां क्यों गई, सर टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है 60,000, क्रेडिट साइड 22,000, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सर पहले तो क्रेडिट फॉरवर्ड होगा कितना 38,000, और ब्रॉट फॉरवर्ड ये लेफ्ट हैंड साइड होगी कितनी, द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शैल बी रिटर्न आफ्टर बैलेंसिंग द अकाउंट ऑन लेफ्ट साइड 38,000,
सही है। टोटल ऑफ डेबिट साइड, सही है, ऊपर वाला ही। टोटल क्रेडिट साइड 22,000। द बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड सर राइट साइड, डन हो गया। सर an entity maintains running balance account ledger, sir running balance account है। a customer had balance of rupees 18,000 debit, sir debit credit and balance, sir कितना बैलेंस है? 18,000 का डेबिट। a further sale of 10,000 was made to him, तो जब 10,000 रुपए की सेल होगी तो सर 10,000 इसका डेबिट हो जाएगा, तो सर 18,000 है, 10,000 और डेबिट तो कितना हो जाएगा सर? एंड ही पेड रुपीज 15,000 बाय चेक, सर चेक पे करता है तो रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है? कम हो जाता है। तो 28,000 का डेबिट, 15,000 का क्रेडिट पड़ा, 13,000 का डेबिट बच गया। सर व्हाट वुड बी हिज अकाउंट बैलेंस आफ्टर पोस्टिंग ऑल ट्रांजैक्शन? सर 13,000 का डेबिट मतलब रिसीवेबल 13,000 आपका और बच जाएगा। सही है सर। यू आर इनविजिबल, हाउ कम? यार वीडियो भी चल रही है अपना, क्या कह रहे हैं मोहम्मद साद, लोगों को देख रहा हूं मैं ऑनलाइन वालों। नोप्स, शहीद कह रहा नहीं दिख रहे सर। अभी दिखा? हाँ अब दिख रहा हूं ना, छोड़ना आवाज से बढ़ता, अब आवाज से वो देख लो यार, क्या करोगे देख के? अब नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? अब बताओ, अब दिखा? अब दिख रहा है? अब नो भाई, छोड़ भाई, बाल आने दे फिर दिखूंगा भी सही से। ये अजीब सा है, गजनी लगता हूँ। फिर देर है। संजय तो तारीफ है यार, कमान यार। फिर बोला अग्निपथ वाला या ये KGF 2 वाला। सर द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट वुड बी फाउंड इन द सेल लेजर में? नो सर। नॉमिनल लेजर में? फिर कहां दिखेगा बेटा? नॉमिनल लेजर ना सर। नॉमिनल लेजर कहूं, मेन लेजर कहूं, जर्नल लेजर कहूं, सबका मतलब एक ही है सर। सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल लेजर या सेल्स लेजर या रिसीवेबल या पेबल लेजर? हाँ सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट किसका पार्ट है? रिसीवेबल लेजर। अबे वो जर्नल लेजर होता है, सेल्स का लेजर तो वहां होता है ना। रिसीवेबल लेजर और पेबल लेजर में खाली इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट्स होता है। परचेज अकाउंट इज पार्ट ऑफ, कहां का पार्ट है सर परचेज अकाउंट? जर्नल लेजर सर। ईच इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम सेल्स जर्नल, सर सेल्स जर्नल मतलब सेल्स डे बुक। सेल्स जर्नल का क्या मतलब हुआ? सेल्स डे बुक। ईच इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम सेल्स जर्नल इज पोस्टेड टू, सर जब इनवॉइस सेल्स की आती है तो रिसीवेबल बढ़ता है, तो मैं रिसीवेबल लेजर में जाके इंडिविजुअल कस्टमर को डेबिट करता हूं। डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन रिसीवेबल्स लेजर। सर पीरियोडिक टोटल सेल्स जर्नल का जो टोटल है इज पोस्टेड टू, सर डायरेक्ट आपको कहता है कि जर्नल लेजर के सेल्स अकाउंट में जाके इनकम हो रही तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दो। क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल नो, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल नो, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जर्नल लेजर यस सर। सर ईच रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है सर?
कस्टमर से रिटर्न आना, या सर लिख भी रहा है क्रेडिट नोट इशूड फ्रॉम सेल रिटर्न जर्नल, ये भी लिख दिया यार, इज पोस्टेड टू। सर सेल रिटर्न होती है तो कस्टमर का बैलेंस कम होता है, इंडिविजुअल कस्टमर का, तो सर बैलेंस एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो सर क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट है रिसीवेबल लेजर। चाहिए इस तरह की थ्योरी बशारत आ रही थी, इसी तरह की आ रही थी थ्योरी। पीरियोडिक टोटल, जो टोटल होता है फ्रॉम सेल रिटर्न जर्नल, तो सेल रिटर्न डेबिट होता है, हाँ, और डायरेक्ट जर्नल लेजर में उसको डेबिट साइड पे क्या करते हैं, डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट इन जर्नल लेजर। ये तो 16 17 करो यार, 15 16 में करवा रहा हूँ तो तुम लोगों को दिमाग कब चलेगा, जल्दी से तीनों कर लो ये, और 18 भी। इश्क की उम्र ही होती है आवारा, 15 16 17 18। कौन सी मूवी में था? हाँ हो गया। कौन सी मूवी का था ये? हाँ नहीं, इश्क की तो उम्र ही होती है आवारा, 15 16 17 18। अली, अली नाम था उसका, हैवी बाइक, धूम। नाम नहीं पता था, क्या नाम था, उनचुन पांडे क्या था ये बंदे का नाम, बड़ा अजीब सा था यार। उसका वो भी बड़ा अच्छा था ना, एक शेर, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, कोई तुमको बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं करे, वो सौदा करे, और इश्क में सौदा नहीं होता। ये कौन सी मूवी में था? हाँ। यार ये उस मूवी में था ना, जो उसका बचपन की वो लड़की की भी मेरे ख्याल से फर्स्ट मूवी थी, और सामने तो वो था यार अपना, कौन है सर अपना यार, बीवी और साहब, साहब और बीवी वाला हीरो कौन है? वो जो हीरो जो उसका था, उसका क्या नाम था, साहब बीवी और गैंगस्टर वाला? अबे नहीं वे, बड़ा अच्छा नाम है उसका यार, जो मुन्ना भाई में भी था, टैक्सी वाला, टैक्सी ड्राइवर। नहीं नहीं, हाँ मोहब्बत मूवी में भी था, साहब बीवी और गैंगस्टर में था यार। हाँ जिमी शेरगिल तो नहीं है, हाँ जिमी शेरगिल है। और वो दूसरा क्या, इसका भी नाम अच्छा था यार, ये भी किसी एक्टर का ही बेटा है यार, तुषार कपूर, नहीं तुषार तो नहीं है, नहीं नहीं, दत्ता करके शायद कुछ है। खैर ये हो गया 15 16 17 18। क्या दिख गया और कहां से कहां दिमाग लग गया यार। each purchase invoice value from purchase journal is posted to, सर जब परचेज होता है तो सप्लायर का अकाउंट मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर। सर पीरियोडिक टोटल फ्रॉम परचेज जर्नल, सर या तो इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट होता है या परचेज का अकाउंट डेबिट होता है जर्नल लेजर में, तो सर आपके पास डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन जर्नल लेजर। सर ईच रिटर्न आउटवर्ड की बात करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब सप्लायर को वापस देना, ईच की बात करते पेबल लेजर में जाएगा, कितना जाएगा, पेबल लेजर। और सर जब आप सप्लायर को माल वापस करते हो लायबिलिटी कम होती है, तो डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर। पीरियड टोटल ऑफ परचेज रिटर्न, सर टोटल, सर परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, तो सर कहां जाएगा ये, क्रेडिट साइड इन द जर्नल लेजर। जल्दी 19 20 21 22।
हो गया? हाँ डन। ईच पेमेंट टू सप्लायर, सर ईच की बात आएगी तो पेबल लेजर में जाएगा, सप्लायर है तो पेबल लेजर में, और सर पेमेंट कर देते हो तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होगा। सर डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर, सही है। सब कह रहा है ईच पेमेंट अदर देन दोस टू सप्लायर्स, अदर देन दोस टू एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज पोस्टेड टू, सर आप पेमेंट करते हो एक्सपेंस के अगेंस्ट, द कैश तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, वो रिस्पेक्टिव बंदे का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट साइड ऑफ रेलेवेंट अकाउंट इन जर्नल लेजर, तो सप्लायर और कस्टमर रिसीवेबल पेबल लेजर में जाएंगे, बाकी सारी जो पेमेंट और रिसीव्ड होगी वो कहाँ होंगी, इंडिविजुअल रेलेवेंट अकाउंट्स में जाएंगे, सही है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ईच सप्लायर, सर ईच सप्लायर की बात की, टोटल की बात नहीं की। ईच सप्लायर का सर डिस्काउंट रिसीव से लायबिलिटी कम होती है, सप्लायर का जिक्र आया तो पेबल लेजर में जाऊंगा, डिस्काउंट रिसीव से लायबिलिटी मेरी कम होती है तो डेबिट साइड कहाँ हो जाएगा, इंडिविजुअल लेजर में जाके, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर। डन हो गया। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, किसका, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज पोस्टेड टू, सर अब मैं डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाऊंगा, कहां, जर्नल लेजर में। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और परचेज अकाउंट और इन्वेंट्री इन जर्नल लेजर। डन हो गया सर, जल्दी कर लो 23-24। आओ नहीं यार, बस इतना मीठे की आदत है नहीं। शारा कायदीन कौन सा, हाँ मुल्तान वालों को पता है, अल्लाह की कसम। अभी तो मेरा इलाका है सामने, करेंगे मदार वाला रोड, खुदारा कॉलोनी वाला। मैं आया तो कुछ मतलब मैं गुरु मंदिर से घूम के आया, अब जाते वक्त मुझे लगता है मुझे गार्डन से घूम के जाना पड़ेगा। क्या वो लगे हुए थे यार, टैंकर्स वगैरह खड़े कर दिए थे उन्होंने। हाँ कुछ नहीं चल रहा बेटा, तू पेपर की तैयारी कर। पुलिस वाला हत्ते चढ़ गया सर। हो गया सर। सर ईच रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सर कस्टमर से जब पैसे रिसीव होंगे तो सर फौरन कहाँ जाएंगे हम, रिसीवेबल लेजर। और सर जब कस्टमर से पैसा रिसीव होता है तो रिसीवेबल कम होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन रिसीवेबल लेजर। ईच रिसीव्ड अदर देन फ्रॉम कस्टमर, तो कोई अदर इनकम होगी तो सर हमारे पास जर्नल लेजर में जाएगा, और जहां से आई होगी सर कैश डेबिट हुआ है तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट साइड ऑफ रेलेवेंट अकाउंट इन जर्नल लेजर।
सर 25, 26, 27 जल्दी। सर डिस्काउंट अलाउड टू ईच कस्टमर, सर ईच कस्टमर की बात आएगी तो जाएगा रिसीवेबल लेजर में, और जब डिस्काउंट अलाउ करते हो तो रिसीवेबल कम होता है, तो सर रिसीवेबल कम मतलब क्रेडिट, एसेट का कम होने का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट इन रिसीवेबल लेजर। सर टोटल जो डिस्काउंट अलाउ होता है सर, टोटल तो सर कहा जाएगा जनरल लेजर में। सर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और या सर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो या सेल्स को डेबिट कर दो, क्या आ जाएगा डी। सर एन एंटिटी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इन इट्स जर्नल, फर्नीचर डेबिट, इंटरवुड सप्लायर्स क्रेडिट, हाउ दिस वुड बी पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर के अकाउंट में हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 5 लाख, बट विद द नेम ऑफ इंटरवुड। सर डेबिट साइड बिल्कुल विद डिस्क्रिप्शन फर्नीचर, नो सर डेबिट साइड डिस्क्रिप्शन इंटरवुड, यस। कितना आएगा 5 लाख। सर यही वाला सर इंटरवुड के अंदर क्या होगा, फर्नीचर 5,000, 5 लाख। सर क्रेडिट साइड विद डिस्क्रिप्शन फर्नीचर एंड अमाउंट 5 लाख, क्या आ जाएगा बी। जल्दी 29 कर लो। कौन सा, अबे आंसर ए बी सी डी है, बताओ ना। सर लायबिलिटी एंड इक्विटी एंड इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकियों का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट एंड एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। सर आपके पास लोन लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होगा, ओनर्स कैपिटल आपके पास इक्विटी है क्रेडिट बैलेंस होगा। सर ड्रॉइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है तो डेबिट बैलेंस होगा। सर परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो आपका क्रेडिट बैलेंस किसके होंगे, खाली 1 एंड 2। क्लियर है सर, 30, 31, 32 जल्दी। 30, 31, 32। हो गया। सर आ जाए।
Sir, a debit balance would be expected to arise when the accounts are balanced at the period end on which of the following accounts. Sir, debit balance होगा. Sir, आपके पास दो ही लोगों का डेबिट बैलेंस होता है, एक एक्सपेंसेस का एंड एक एसेट्स का. सर कैपिटल इक्विटी इसका क्रेडिट बैलेंस, लोन सर सेल्स इनकम है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है. इलेक्ट्रिसिटी सर ये एक्सपेंस है इसका क्या होगा, और सर लोन लायबिलिटी इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस. सही है सर. अब बिजनेस बाइज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 and sells machinery costing rupees 18,000 in the year. The opening balance for the machinery account is 80,000. What will be the balance brought down in the next period, sir? आपके पास ओपनिंग 80,000 था, आपने खरीदी 1,20 की, आपने बेची 18,000 की. सर बताओ कैरिड फॉरवर्ड कितना होगा. $182. तो अगले पीरियड में ब्रॉड फॉरवर्ड भी कितना होगा ऑन डेबिट साइड, 182,000. डन हो गया. A company had a cash balance of rupees 18,000 at the start of the month. सर 18,000 रुपए हमारे पास है. सर कह रहा है during the following transactions during the month following transaction occurred. सर sales on credit उधार पे कैश बुक में फर्क पड़ेगा? नो. कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 49,000. सर ट्रेड रिसीवेबल 49,000 है, कैश बढ़ जाएगा. यस सर कैश डेबिट हो जाएगा. परचेज ऑन क्रेडिट नो सर. पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स यस सर 35,000. व्हाट वाज द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ. बताओ सर कैरिड फॉरवर्ड कितना हुआ. पहले तो ये बताओ ये टोटल कितना हुआ. 8 और 9 7 और 4 5 6 67 में से अगर 35 निकालूं, हाँ 32,000. ओके सो जरा 33 34 जल्दी से कर दो. सर क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है. वैसे इन दोनों को ऐड करो. 5 3 2 5 7 5 तो 575 235. इसमें से माइनस करो 1,07,50 1 474. देखो पीछे भी यही है. अगर अलग होगा तो उसमें बैलेंस कुछ और अमाउंट से क्या होगा. सही है सर. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. करो सर. सेल्स ऑन क्रेडिट कितनी हुई ड्यूरिंग 2018. क्रेडिट वाली सेल्स पूछी हैं. हाँ आए सर. सर स्टार्ट में 10,000 थे, एंड में कैरी डाउन है कितना सर. टोटल रिसीव्स 85,000 की, मगर सर इसमें से 5,000 कैश वाली है, तो हमें कस्टमर से मिले होंगे क्रेडिट कस्टमर से 80,000. 80,000 यहाँ आ जाएगा. 89,000 में 10 आ गया तो कितना आ गया 79,000. बशारत आए ऐसे. तो सलीम भाई का देखो क्या बोल रहे हैं. आए थे ना फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट वाला. वो तो बहुत बच्चों ने बताया यार. स्टेटमेंट्स वाले बहुत आए थे. तो मैंने पूरी बुक ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ. अच्छा तेरा पेपर था ना बिजनेस का, कब हुआ, कैसा गया. किसी और दोस्तों ने अकाउंट्स का पेपर दिया है, उनसे पूछो कैसा पेपर आया, बताओ ना यार. सो लास्ट टाइम तो थ्योरी बेस ज्यादा था, ऐसा नहीं कंपटीशन ज्यादा दे दिया. हाँ
फीडबैक तो पता चले कि इस दफा अकाउंटिंग का पेपर जो अभी चल रहे हैं वो कैसे आ रहा है। सर हो गया है सलीम वाला? अभी किसने कहा? नेट ऑनलाइन वालों साथ हो, ऑनलाइन वालों। अबे है भाई, नेट चल रहा है यार। हाँ वाईफाई। हाँ बेटा, अगर 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 नेट बंद होने लग जाए ना, मेरी आवाज नहीं आने लगे, तो कॉल करके बताया ना, क्लास ऑफ कर देंगे फिर। तो मेरे ख्याल से ये करके मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये खाली एमसीक्यूज करवा के इन्वेंटरी कल शुरू करूंगा। किसका? अली तो अभी पता नहीं ना क्या सीन है यार, अभी स्टार्ट हुआ है। ओके अल्लाह मालिक है, मेरा तो नेट चल रहा है यार, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ मेरा वाईफाई नहीं, मेरा डेटा है, डेटा है, डेटा में। सर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट सलीम। सर क्या है टाइम की इन्फॉर्मेशन? सर जल्दी से 16 कर लेते हैं, फिर बल्ले ऑफ कर लेंगे। सर रिसीवेबल, सर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट सेल्स रेवेन्यू शैल बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपके पास सर ये कह रहा है क्या का रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन है कितना? 17,000 का। रिसीवेबल सर क्लोजिंग कितना है? 25,000 का। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। सर कैश डेबिट हुआ होगा ये अकाउंट 2.5 लाख से, क्रेडिट हुआ होगा। सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। सर डिस्काउंट जब अलाउ किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और ये अकाउंट। There are no return inwards of cash sales. Salim recorded all sales, expecting that customers will not claim early payment discount. नहीं ना, सर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट किसी को भी, तो उससे पूरी अमाउंट से सेल रिकॉर्ड की होगी। डिस्काउंट अलाउड फिर ही आया ना, और डिस्काउंट अलाउड आता ही नहीं, उसे सारी सेल किससे रिकॉर्ड की थी? तो सर आपके पास जो सेल्स होगी वो कितनी होगी? 209। अब सर आपके पास मसला है सी और डी में। अब सर उसने मुझे पूछा है एट व्हाट अमाउंट सेल्स रेवेन्यू शैल बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर नेट तो रिकॉर्ड होगी कितनी? 2,05,000। कितनी होगी रिकॉर्ड? 2,05,000। सर पीछे आंसर 2,09,000 या 2,05,000 है? 2,05,000 है, तो 2,05,000 का आंसर होगा। क्यों सर? आपके पास जो डिस्काउंट अलाउड है, आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो सेल्स से नेट होता है। सर सेल्स आपके पास है तो कितनी? 2,09,000 की, मतलब उसमें 4,000 का क्या माइनस करूंगा? डिस्काउंट अलाउड, तो कितना आ जाएगा? कहाँ माइनस किया? हाँ तो कितना आएगा? 2,05,000। गुलशन का क्या हुआ? वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेंटर 16 लगे थे लोगों को, अब एक ही ऑप्शन था इस दफा। अच्छा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसका लगा इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत आती थी। हाँ यूनिवर्सिटी आगे प्रॉपर यूनिवर्सिटी टाइप है या कोई उजाड़ सा कोई गवर्नमेंट टाइप की बिल्डिंग? हाँ वही, मतलब काफी इनकी मार्केटिंग बहुत की है इन्होंने। तो कैंपस भी ऐसा है या? अच्छा चल तो रहा लेकिन नॉट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स। स्टार्टिंग के सारे एमसीक्यू मिस हो गया। ओए अस्मा, ओए अल्लाह। कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चल जल्दी।
हाँ हो गया सर। आलियाज अकाउंट पेबल लेजर बैलेंस ऑफ 95,000 क्रेडिट ना भी बताता हो बेटा, अगर अकाउंट पेबल है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट ही होगा। ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म, कौन सी परफॉर्म हुई सर? क्रेडिट परचेजेस 221 सर, गुड्स डेबिट होते हैं और ये अकाउंट कैश परचेजेस इस अकाउंट में नहीं आती। चेक्स इशूड टू क्रेडिट सप्लायर सर, बैंक क्रेडिट हुआ ये अकाउंट, मगर सर 2000 का डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट हुई होगी ये अकाउंट। सर क्रेडिट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ये अकाउंट डेबिट होता है। व्हाट इज द अमाउंट शोन इन अकाउंट पेबल लेजर एज ऑन जनवरी 2018? बता दो कितना? सबका यही है? हाँ सबका यही है क्या? पीछे 760 है। तो ये क्या बन रहा है टोटल? नहीं ना, तो मुझे खाली ये पूछा अकाउंट पेबल के लेजर में कितना बैलेंस आया। हाँ टोटल 158 हो रहा है ये, तो 160 क्यों बताया था भाई? ये अमाउंट बता दोगे मुझे, ये कितना आ रहा है? हाँ तो भाई पेबल तो उतना ही है ना हमारा, सही है। नहीं उसने नहीं, इसने बताया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ साबे ड्यूरिंग मार्च 2019। रिसीवेबल स्टार्ट में कितना है? 35,000। क्लोजिंग में कितना है? रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड 29,000। 29,000 का कैश डेबिट हुआ होगा ये। सर डिस्काउंट अलाउड भी है, कितने का? सर सेल्स बताओगे कितनी हुई? कितनी? अबे ये सेल्स तो पहले बता दो कितनी है। सर ये 40,000 की सेल्स हुई है, मगर साहब क्या कह रहा है? क्रेडिट सेल्स नेट, तो सर नेट कितनी हुई सर? 40,000 माइनस, सही है, नेट पूछा है उसने। सेल्स को हम क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड से नेट करते हैं, परचेज को डिस्काउंट रिसीव से नेट करते हैं, एंड परचेज रिटर्न से भी और सेल रिटर्न से भी। सही है, जल्दी सर 38 39। जबरदस्त है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नॉर्थ हैदराबाद वाला कैंपस। ओके बेटा। सर ये 4,000 को क्यों नेगेटिव सर स्क्रीन शो नहीं हो रही हैं? सर ये 4,000 को क्यों नेगेटिव कर दिया रूबा खान? 4,000 को इसलिए भी उसे नेट पूछा था। सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड को क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ। परचेजेस में से परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव को क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ। हो रही है रूबा, स्क्रीन शो हो रही है? ना करो यार, 13 एमसीक्यू में कर लो, फिर भले स्क्रीन ना दिखे तुम। जल्दी हो गया 38 39। बस हाँ, तो तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो नहीं होगा ना तुम लोगों का। कैलकुलेटर नहीं है, पेन नहीं है। मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, तुम्हें पता है? हाँ है ना, अलार्म क्लॉक भी होती है, घड़ी भी होती है। सर सर आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ अकाउंट पेबल अकाउंट। सर अकाउंट पेबल का ब्रॉट डाउन पूछ रहा है। अच्छा सर पेमेंट थ्रू बैंक, कह रहा अ पेबल अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग रेलेवेंट एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018। सर पेमेंट करोगे तो बैंक क्रेडिट होता है ये अकाउंट। सर क्रेडिट परचेजेस, सर जब माल खरीदते हो तो परचेजेस इन्वेंटरी डेबिट होती है, ये अकाउंट क्रेडिट होता है। सर डिस्काउंट रिसीव, सर हमारा डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, ये अकाउंट कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल। कॉन्ट्रा बताया हुआ है ना आपको मैंने, कॉन्ट्रा पढ़ा है ना?
सर कॉन्ट्रा हमारे पास पेबल डेबिट होता है, रिसीवेबल क्रेडिट होता है। पेबल क्या होता है? डेबिट 7,000। सर बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है हमारे पास? तो सर बताओ, यहाँ पर ही बैलेंस फिगर आएगी ब्रॉड डाउन की कितनी? ये 207 में से सारे माइनस कर दो, कितना आ गया? 20 पक्का? 24,000। सर 39 रिसीवेबल लेजर अकाउंट एट 1 जून 2017 हेड बैलेंस ऑफ 32,850 डेबिट। ओके भाई, सही कह रहा है सर। अब आएगा ब्रॉड डाउन 20,000। चल रहा है दिमाग से भी। सर रिसीवेबल लेजर सर रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस 32,850। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो होनी भी यही चाहिए। 2,50,000 मेड ऑन क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हुई होंगी ये अकाउंट 245,000। रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड टू 2,10,200। सर 2,10,200 का सर आपके पास कैश आया होगा और ये अकाउंट क्या हुआ होगा? एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 700 फॉर अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ होगा ये अकाउंट। सर रिफंड और रुपी 1,300 वर मेड टू कस्टमर। सर कस्टमर्स को अगर रिफंड कर रहे हैं मतलब हमें कस्टमर से पैसा ज्यादा रिसीव हुआ होगा। कस्टमर से जब ज्यादा पैसा रिसीव हुआ होगा मैं वापस कर रहा हूँ कितना? तो सर शायद मैं 1,300 यहाँ लिखूंगा। ज्यादा रिसीव हुआ था, अब मैंने कम करना है तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। सर व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस? बताओ सर कैरी डाउन कितना चाहिए होगा? कितना? 68,200 एंड सर 68,250। देखो यही आंसर है, सही है। सर अब आ गए तुम्हारा पसंदीदा, तीनों को देखो इंडिविजुअली, हर एक बंदा अपना अपना देखेगा। देखते हैं, थ्योरी आ गई अब। अबे भाई चुप, दूसरों को भी करने दे। हो गया? सर which of the following statements is are true? सर कह रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंस इन द जनरल लेजर। नहीं भाई, अगर उसके पास बैलेंस नहीं है तो भी क्या होगा? चार्ट ऑफ अकाउंट में उसका कोड मौजूद होगा। ये तो रॉन्ग है। सर द डिजिट्स ऑफ द अकाउंट नंबर्स असाइन्ड टू जनरल लेजर अकाउंट्स ऑफन हैव सिग्निफिकेंस। हाँ, एसेट्स को 200 300। For example, an account number beginning with a 1 might signify that the account is an asset account. हाँ। 6 might signify an operating expense. हाँ सर। तो क्या है खाली 2 only? तो क्या आंसर आ जाएगा? B. So 41. Which of the following is मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। Characteristics of a good chart of accounts. Each account is identified by a unique code and heading. Yes. Yes. The design allows future changes and additions after due approvals. ये बात सही करिए, ड्यू अप्रूवल्स के बाद अलाउ होता है, वरना विदाउट अप्रूवल अलाउ
नहीं, अप्रूवल भी कौन देगा? हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन। It ensures that all transactions are recorded according to business requirements. हाँ सर, तो डी आ जाएगा क्या सर? All of the above. सही है सर। The list of chart of accounts, the list of chartered accounts with unique codes is usually arranged in chronological order? No. Random order? No. Order of appearance of accounts and financial statements? हाँ sir. Assets, non-current assets, current assets, non-current liabilities, current liabilities, equity, फिर income और फिर expense. Yes sir. 43, 44 जल्दी कर लो। A trial balance is made up of a list of debit balances and credit balances. बिल्कुल सर, ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनता है। Which of the following statement is correct? Every debit balance represents an expense. Asset भी तो होता है। Assets are represented by debit balances. हाँ। Liabilities are represented by debit balances. No. Income is included in the list of debit balances. No. So only B. Babar extracted the following list of balances from his general ledger at 31st October 2015. What is the total of debit balance in Bashi's trial balance? Sir, sales का debit होता है? No sir. Purchases का? Yes, इसका debit होता है. Expenses का? Yes. Non-current assets का? Yes. Receivables का? Yes. Payables का? No. Cash at bank? Yes. सर सबको ऐड कर दो. B. Sir, which of the following are true with reference to a trial balance? Sir, trial balance is taken as a test of mathematical accuracy. Yes. It is starting point for producing financial statements. Yes. It is conclusive proof that double entry bookkeeping is free from errors. Never ever. खाली mathematical accuracy कहता है. तो sir only A and B. सही है? At the end of accounting period, all credit items of income and expenses, sir, and के अंदर all credit items of income is transferred to, हाँ sir, सर all credit items of income होगा सर, expenses नहीं होगा। ये सर MCQ गलत है। तो जो credit items of income है, हाँ, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट सर, क्योंकि इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी और एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे। तो इसका आंसर पीछे एक है दो है? आंसर का ऑप्शन एक है दो है? हाँ, तो सर ये खाली इनकम का पूछ रहा है। इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी किस पे? क्रेडिट। इनकम खुद डेबिट हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सही है सर। एट द एंड ऑफ अकाउंट पीरियड ऑल डेबिट आइटम्स, अच्छा इनकम सर, डेबिट आइटम्स और एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होंगे? डेबिट एक्सपेंसेस खुद क्रेडिट हो जाएंगे और कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट साइड ऑफ। तो सर अच्छा वो क्रेडिट लिख दिया था उसने पहले, क्रेडिट उसने पहले ही लिख दिया था, तो वो सही था। सही है। At the end of accounting period, an entity incurred net loss of 15,000. Sir, it shall be known as loss है तो कैपिटल कम होगा, डेबिट साइड ऑफ। All items of income expenses are transferred to, क्या डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जा सकता है? किसमें भाई एक्सपेंसेस कहां जाते हैं सर? कैपिटल अकाउंट पे डेबिट पे भी जा सकते हैं ना। या तो सर फिर इसको भी फिर मैं वो प्रॉफिट और लॉस करूं। हाँ, ये भी था क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और फिर ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सही है सर। इसके बाद आपके पास है 49। हेलो, क्लास में कॉल करा दो, क्लास में करा दो कॉल। हाँ 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 हाँ, ओके। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉइंग्स अकाउंट हैज बैलेंस ऑफ 8,000। सर ये तो डायरेक्टली क्या होता है सर, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू?
कह रहे थे डेबिट बैलेंस अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड व्हाइल क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। चल बे, द क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वाले डेबिट बैलेंस नहीं भाई, ये भी नहीं। इनकम एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यस। व्हाइल एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इनकम एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होता। सही है सर, तो आपके पास ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया सर। अब मैं दूसरा चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, नेट के भी इश्यूज बहुत हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम कल क्या करेंगे, स्टार्ट से रेवेन्यू को, जो आपका इन्वेंट्री का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।